हूँ सुजाता कुकरेती और आप देख रहे हैं माइक ऑन है, जहां हर बड़ी खबर पर आपके लिए मैं माइक ऑन करती हूँ। और आज जिन खबरों पर माइक ऑन कर रही हूँ, सबसे पहले बात होगी क्या 2/3 बहुमत की ओर बढ़ रहा है एनडीए। जी, 2024 के चुनाव के बाद एनडीए के आंकड़ों पर खूब चर्चा हुई, लेकिन 26 आते आते क्या 2/3 बहुमत को छू सकता है एनडीए, क्योंकि पार्टियों में टूट हो रही है और एनडीए में भरमार हो रही है। आज इसकी बात करेंगे। इसी के साथ बात करेंगे क्या उद्धव सेना में टूट 2.0 होने वाला है, यानी कि एक बड़ी टूट तो आपने शिवसेना में पहले ही देख ली, जब एकनाथ शिंदे शिवसेना के असली नेता बनकर उभरे और उद्धव ठाकरे उद्धव सेना यूबीटी के नेता बन गए। लेकिन क्या एक बार फिर उद्धव ठाकरे के गढ़ में सेंध लगने वाली है? आज इसकी बात होगी। हलचल क्या तेज है। इसी के साथ बात करूंगी राम मंदिर से सोना किसने चुराया है, किसने दान के पैसे चोरी किए हैं। एसआईटी की जांच का आज दूसरा दिन था और किन किन लोगों के नाम सामने आए और आखिर दान पेटी से चोरी हो कैसे रही थी, आज ये पूरा खुलासा करूंगी। और इसी के साथ आज आपको बताऊंगी कि कोचिंग के गढ़ में क्या गैंग वॉर हो गई। ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि अब दोनों ही कोच आमने सामने हैं, लेकिन उनके पढ़ने वाले बच्चे भी अब आमने सामने हैं। कैसे खान सर के खिलाफ गो बैक खान सर के नारे लगे, आज ये भी आपको दिखाऊंगी। लेकिन सबसे पहले बात बड़ी खबर की कर लेती हूं। बड़ी खबर ये आ रही है कि G7 के मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात हुई। पश्चिम एशिया संकट के बाद पहली मुलाकात हुई है। पीएम मोदी और ट्रंप ने हाथ मिलाया है और आपको यह भी बता दूं कि दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बातचीत कल होने वाली है। तो G7 की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच ये मुलाकात हुई है। आपको तस्वीर दिखा रही हूं मैं। सबसे पहले ये तस्वीर देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और डोनाल्ड ट्रंप अपनी कुर्सी से उठ गए और कुर्सी से उठकर उन्होंने अभिवादन किया, हाथ मिलाया। दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात हो रही है। युद्ध के बाद ये पहली मुलाकात है। वॉशिंगटन में मुलाकात दोनों नेताओं के बीच हुई थी, जिसके बाद, और ये 2025 में हुई थी, उसके बाद अब ये मुलाकात। देखिए, द्विपक्षीय वार्ता कल होने वाली है दोनों नेताओं के बीच। अब एक और तस्वीर आपको दिखाती हूं। दोनों नेताओं के बीच काफी देर तक बात हुई। कुर्सी से उठ गए थे डोनाल्ड ट्रंप और मिलने गए नरेंद्र मोदी से। अब ये दूसरी बैठक की तस्वीर देखिए, जहां पर नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है। G7 नेताओं की मुलाकात, एक ही टेबल पर, एक ही मेज पर बैठे हैं सारे G7 के नेता। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी देख सकते हैं, जो आमंत्रित मेहमान हैं वहां पर, और वो इस बैठक में शामिल हुए हैं। अब तीसरी तस्वीर भी आपको दिखाऊंगी। ये दूसरी तस्वीर थी और तीसरी तस्वीर आपको दिखाऊं G7 देशों के नेताओं की फोटोशूट की तस्वीर आपको दिखाती हूं। ये देखिए, सारे नेता एक साथ मिल रहे हैं और ये फोटो अपॉर्चुनिटी है। सारे नेता, G7 देशों के नेता, इमैनुअल मैक्रोन, जिनसे 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले थे जब वो फ्रांस गए थे, डोनाल्ड ट्रंप, और इसी के साथ कीर स्टारमर, यानी कि जो सारे 7 G7 देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जॉर्जिया मेलोनी को भी आप पहली पंक्ति में देखेंगे। सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन सब के बीच ये G7 की तस्वीर है। और कल आपको दिखाऊंगी जब डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच होगी द्विपक्षीय वार्ता, तो उस बैठक में क्या निकल कर आएगा, क्योंकि युद्ध के समाप्ति का संकेत डोनाल्ड ट्रंप ने दे दिया और उसके बाद ये द्विपक्षीय वार्ता होगी। भारत के लिए क्या होगा कल, उसका पूरा एक तरह से खाता भी लाऊंगी आपके। बहरहाल, तस्वीरों से आगे बढ़ते हुए बात सबसे पहले करती हूं। बंगाल में टीएमसी में हुई टूट के बाद विपक्ष ऑपरेशन लोटस का आरोप लगा रहा था, लेकिन अब इस बीच महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर का शोर सुनाई दे रहा है। ये 2 तस्वीरें देख लीजिए। बंगाल में सांसद टूटकर अपना विलय दूसरी पार्टी में करते हैं, तो उधर शिवसेना यूबीटी में एक और टूट होने वाली है। सूत्रों के मुताबिक कई सांसद पार्टी छोड़ने को तैयार हैं। तो ये क्यों होगा? ये इसलिए होगा क्योंकि हार के बाद जैसे टीएमसी में नेता अलग होने लगे, वैसे ही क्या यूबीटी में एक बार फिर से टूट होगी। बंगाल का असर सबसे पहले आपको दिखाती हूं। बंगाल में जो टूट हुई है, उसके बाद ममता बनर्जी आज कोर्ट पहुंची है। वो तस्वीर जरा देखिए। ममता बनर्जी कोर्ट पहुंची और सीधे सीधे भवानीपुर में जो चुनाव हुआ है उसको लेकर उन्होंने आरोप लगा दिए। देखिए, ममता बनर्जी की तस्वीर है। आज वो खुद कोर्ट गई और उन्होंने याचिका लगाई है कि भवानीपुर में मुझे गलत तरीके से हराया गया। तो आज बहुत दिनों के बाद ममता बनर्जी की तस्वीर सामने आई। वो कोर्ट पहुंची और कह रही है कि गलत तरीके से मुझे भवानीपुर में हराया गया, मैं हारी नहीं थी। ये तस्वीर सामने आई है। ममता बनर्जी इस वक्त एक बहुत बड़े संकट से, सियासी संकट से गुजर रही है। पार्टी
टूट चुकी है, सांसद अलग हो चुके हैं। लेकिन एक नेता जिसे लेकर सबसे ज्यादा चर्चा थी, फाल्ता के जहांगीर खान, वो तस्वीर भी आपको दिखाती हूं। फाल्ता के जहांगीर खान की तस्वीर आपको याद है, उठक बैठक कराई पुलिस ने, परेड करवाई, ये जहांगीर खान है। अब जहांगीर खान को लेकर इतनी चर्चा हुई, आज जहांगीर खान की पत्नी प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतर आई है और लोगों को लेकर उतर आई। वो तस्वीर देखिए, ये देखिए, जहांगीर खान की पत्नी अपने साथ कई और महिलाओं को लेकर, और फाल्ता में जहांगीर के समर्थन में यह विरोध प्रदर्शन होने लगा। बहुत से लोग सड़कों पर उतरे। प्रदर्शन के लिए उतरे तो उसके बाद पुलिस ने वहां लाठी चार्ज किया, क्योंकि ये लोग सड़क पर उतर गए थे और जहांगीर खान को रिहा करने की मांग कर रहे थे। जहांगीर खान पर कई केसेस दर्ज हैं, जहांगीर खान की प्रदर्शनी कराई गई, और वहां देखिए किस तरह से जहांगीर खान के समर्थन में जो लोग उतरे थे उन पर लाठी चार्ज किया गया और लोग कैसे भागे हैं जरा देखिए। कई ने तो पानी में छलांग लगा दी। ये सब हार के साइड इफेक्ट्स हैं और पार्टी कैसे टूट रही है उसके बाद की तस्वीरें हैं। और इसी तरह की दस्तक एक बार फिर महाराष्ट्र में हो रही है। टीएमसी में तो टूट आप रोज देख रहे हैं, उसकी रोज नई तस्वीर आ रही है। अब बात महाराष्ट्र की, जहां शिवसेना यूबीटी को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया। सवाल उठ रहा है कि क्या फिर से शिवसेना टूटेगी। बंगाल के बाद महाराष्ट्र में बगावत की आशंका है। महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर की चर्चा तेज हो चुकी है। उद्धव गुट के 9 में से 7 सांसदों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। शिंदे गुट दावा कर रहा है कि 7 सांसदों के वो संपर्क में। अब मातोश्री में एक बैठक के बाद हलचल शुरू हुई। उद्धव ठाकरे ने सांसदों की बैठक बुलाई थी। अब इस बैठक में हुआ क्या? 9 में से 4 सांसद ही व्यक्तिगत रूप से पहुंचे। बाकी के जो 12 सांसद थे वो उद्धव की मीटिंग से नदारद रहे, यानी पहुंचे ही नहीं। अब दिलचस्प बात यह है कि ये वही 5 सांसद हैं जो आदित्य ठाकरे के जन्मदिन पर भी नहीं आए थे। उद्धव की बैठक से एक दिन पहले ही आदित्य ठाकरे का जन्मदिन था। डैमेज कंट्रोल के लिए पार्टी की तरफ से कहा गया कि सांसद तो ऑनलाइन जुड़े थे, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये सांसद सीधे दिल्ली में संपर्क कर रहे थे। सांसदों को सीधे दिल्ली से फोन आ रहे थे। बीजेपी नेतृत्व सांसदों से सीधे संपर्क कर रहा है, यह भी कहा जा रहा है। और सूत्रों के मुताबिक बड़े ऑफर देने की भी चर्चा है। हालांकि कैमरे के सामने नेता ये बात नहीं मान रहे, लेकिन वहीं शिवसेना के नेता खुलकर यह भी कह रहे हैं कि हमारे संपर्क में, इस पर सियासत तेज है। शिंदे गुट के विधायक कह रहे हैं कि टूट फाइनल स्टेज में है, तो दूसरी तरफ संजय राउत कह रहे हैं कि सभी सांसद उद्धव ठाकरे के साथ। ऑपरेशन टाइगर के मामले में जो 7 सांसदों के साथ में हमारी चर्चा अंतिम क्षण में आ चुकी है। जैसा हम लोग ऑपरेशन करने किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो पहले इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, और वो इन्वेस्टिगेशन सारे रिपोर्ट्स आ चुकी है। अभी केवल ये डॉक्टर का अंतिम ऑपरेशन का जो दिन होता है, ऑपरेशन की अपॉइंटमेंट दिन आना है, ऑपरेशन के दिन आ जाएगा, उस दिन ये ऑपरेशन हो जाएगा। ये सरासर गलत झूठ बात। इस प्रकार की कोई जानकारी एक तो हमारे पास नहीं है। 4 दिन पहले ये सभी सांसद शिवसेना पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे जी ने जो मीटिंग बुलाई थी उसमें शामिल हो गए थे। कुछ वहां आए थे, कुछ ऑनलाइन शामिल हो गए थे, और सभी ने उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व पर विश्वास व्यक्त किया। अब टूट की खबरों के बीच उद्धव ठाकरे ने पार्टी सांसदों के साथ हुई बैठक में बड़ी बात कह दी। ठाकरे ने कहा कि भले ही वर्तमान उनके पक्ष में ना हो, लेकिन भविष्य उनके अनुकूल होगा। जो व्यक्ति पार्टी छोड़ना चाहता है
उसे जबरदस्ती रोकने से क्या फायदा होगा? अगर कोई जाना चाहता है तो उसे जाने दो, मैं केवल उनके लिए शुभकामनाएं दूंगा। और खबर अब यह है कि ऑपरेशन टाइगर रोकने के लिए उद्धव ठाकरे सांसदों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ठाकरे के वरिष्ठ नेता सांसदों को बनाने का काम कर रहे हैं। हर सांसद से पर्सनल कांटेक्ट किया जा रहा है। सभी सांसदों की राय सुनी जाएगी और उद्धव ठाकरे को इसकी जानकारी दी जाएगी। हालांकि अगर बात नहीं बनती है तो उद्धव गुट के बागी सांसद टीएमसी के बागी सांसदों की तरह ही अलग गुट बना सकते हैं और एनडीए को समर्थन दे सकते हैं। यानी जो टीएमसी में हुआ, सांसद अलग हो गए लेकिन पार्टी टीएमसी नहीं ली, यानी सिंबल नहीं लिया। कुछ इसी तरह से क्या शिवसेना यूबीटी में भी हो सकता है? एक तरफ उद्धव गुट बगावत को रोकने की कोशिश कर रहा है तो दूसरी तरफ ऑपरेशन टाइगर पर एकनाथ शिंदे की चुप्पी ने राजनीतिक अटकलें बढ़ा दी। आज मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल होने के लिए मंत्रालय पहुंचते समय और बैठक खत्म होने के बाद बाहर निकलते समय मीडिया ने एकनाथ शिंदे से ऑपरेशन टाइगर को लेकर सवाल पूछ लिए, लेकिन शिंदे ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया और बिना कोई प्रतिक्रिया दिए वो अपनी कार में बैठकर रवाना हो गए। अब बहुत सबसे चर्चा है खास सर बात इसके बारे में। ये देखिए, ये वही की तस्वीर दिल्ली से लेके है, जिसका महाराष्ट्र जिक्र कर रही हूं। अब सबसे खास बात यह है कि इससे पहले जब ऑपरेशन टाइगर की चर्चाएं सामने आई थी तब एकनाथ शिंदे खुद मीडिया के सामने आए थे और इन खबरों का खंडन किया था। लेकिन इस बार उन्होंने खंडन नहीं किया और ना ही कोई जवाब दिया है, जिसका मतलब खुद समझा जा सकता है। अब कैसे महाराष्ट्र में अब उद्धव गुट में टूट को लेकर सियासत तेज हो रही है, जरा ये शोर भी सुनिए। उसका मतलब है कि वो लोग उनको टाइगर समझते हैं ना कि हम टाइगर है, और टाइगर का ऑपरेशन आसान नहीं है। उबाठा नाम की पार्टी अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। उबाठा के जो एमएलएज हैं, जो एमपीज हैं, अब उनका विश्वास नहीं रहा। देखो, महाराष्ट्र में तो चर्चा शुरू ही है। आगे आने वाला वक्त आपको बताएगा कि कौन किसके साथ है। बहुत सारे डेवलपमेंट महाराष्ट्र में हो रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि मेन स्ट्रीम में हर कोई शामिल होना चाहता है। These things were there, so nothing emerges out of it. Nothing will emerge out of it because they have pledged their integrity with us. अब सांसदों की बगावत के बीच उद्धव ठाकरे ने अपने विधायकों की बैठक बुला ली। 22 जून को यह बैठक होगी क्योंकि उद्धव गुट के 20 विधायकों में 16 विधायकों के बागी होने की खबरें आ रही हैं। यह तस्वीर देखिए, ये तस्वीर जो है ये उस चिट्ठी की है जो जारी की गई है और जिसमें कहा है उद्धव ठाकरे ने कि बैठक है, 22 तारीख को बैठक है। अब उन्हें लग रहा है कि सांसद तो गए, कहीं विधायक भी ना चले जाए। तो ये इस वक्त शिवसेना यूबीटी का हाल है। लेकिन ये हाल और ये डर क्यों है? क्योंकि बंगाल में तो खेल पूरी तरह से पलट गया। बंगाल में जो बागी सांसद हैं उनके भविष्य पर फैसला होना है। ये तय होना है कि कब बागी सांसदों का एनसीपीआई में विलय होगा, क्योंकि टीएमसी सांसद विलय करने के लिए पत्र तो सौंप चुके हैं लेकिन फैसला अभी तक नहीं हुआ है। जी, फैसला ये नहीं हुआ है कि एनसीपीआई में विलय हो चुका है। तो पूरी खबर जरा समझिए। टीएमसी के बागी सांसदों की याचिका विचाराधीन है। लोकसभा सचिवालय याचिका पर विचार कर रहा है। सचिवालय की आंतरिक समिति एक जांच कर रही है। समिति में कानूनी विशेषज्ञ भी शामिल किए गए। समिति की रिपोर्ट के बाद ही स्पीकर फैसला लेंगे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह फैसला किया जाएगा। बिना पक्षों को सुने फैसला नहीं होगा, जो ओम बिरला कह चुके हैं। अब टीएमसी नेतृत्व को स्पीकर कार्यालय ने एक मेल भी किया है। ममता गुट के सांसदों को मिलने के लिए बुलाया गया है। सांसदों को सुनने के बाद ही कोई भी निर्णय होगा, यानी कि ममता गुट भी और जो बागी गुट है वो भी, दोनों की ही बात सुनेंगे स्पीकर। इससे पहले बागी गुट ने अध्यक्ष से मुलाकात की थी। एनसीपीआई में विलय करने का अनुरोध वो कर चुके हैं और उसकी तस्वीरें आप 2 दिन से देख भी रहे हैं। लेकिन अब इस पर सियासत तेज है। आम जनता यूनियन पार्टी के अध्यक्ष हुमायूं कबीर, जो बाबरी के दूसरी बाबरी बनाने को लेकर इतने
चर्चा में आए और टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद बागियों पर कैसे निशाना साध रहे हैं, जरा सुनिए। देखिए 2 महीने पहले एक काकोली घोस्तीदार किसके अंदर था, कहाँ थे, और ये सुदीप बंदोपाध्याय भी कहाँ थे, बाकी जो लीडर लोग जो एमपी बना, कोई फर्स्ट टाइम एमपी बना, कोई 2-3 बार बना, कोई 4 बार बना। तो आज का जो सवाल जो मुद्दा इनको सामने लेके आया, इनको ठीक नहीं है। पॉलिटिक्स में इतना धोखाधड़ी, इतना गद्दारी, इतना लोगों को साथ बेईमानी नहीं करना चाहिए। यदि संविधान के अनुरूप कुछ हो रहा हो तो हम बोलने लायक नहीं, लेकिन यहाँ संविधान के अनुरूप तो कुछ नहीं हो रहा। माननीय स्पीकर साहब को भी जो कागज दिए जा रहे हैं, गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हमारी चिट्ठी जो दी गई है वो स्वतः स्पष्ट है, वो सबको मालूम है कि क्या संविधान की सच्चाई है। असली टीएमसी ममता बनर्जी की है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी उनकी है, उनके वर्कर नीचे तक उनके हैं, साफ है। तो केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि पार्टियों में हो रही टूट से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। भूपेंद्र यादव से आज हमारे सहयोगी विकास भदौरिया ने बात की, तो उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। इंडी गठबंधन को तो खुद ही तोड़ रहे हैं। उनसे ये भी पूछो कि भाई ऐसी क्या मजबूरी थी कि 12 साल में एनडीए तो एनडीए बना रहा, आप यूपीए से इंडी पे चले गए, इंडी को भी तोड़ के आप कहाँ जाओगे। तो वो बदल रहे हैं स्टैंड, हम कहाँ बदल रहे हैं। हम तो 25 साल पहले भी एनडीए थे, आज भी एनडीए है। वो 25 साल पहले कहाँ थे और अब कहाँ है, 25 साल पहले उनके साथी कहाँ थे, वो कहाँ है। ये तो आप उनसे पूछो, उल्टा हमसे क्यों पूछ रहे हो विकास जी। अब देखिए सोचा क्या जा रहा है, पहले टीएमसी, उसके बाद अब यूबीटी शिवसेना, एक बार फिर से वहां भी टूट की खबरें हैं। सवाल ये कि क्या नारी शक्ति वंदन विधेयक और परिसीमन विधेयक के लिए एनडीए ने राजनीतिक हलचलें तेज कर दी हैं? क्या 2/3 बहुमत जुटाने की कोशिश हो रही है? जरा आंकड़े समझिए और आंकड़े देखकर आप ये बेहतर समझ पाएंगे कि मैं क्यों कह रही हूं कि 2/3 की ओर है एनडीए। अब आप ये देखिए कि एनडीए के पास अभी 293 सांसद हैं, टीएमसी के पास, अगर टीएमसी के जो बागी सांसद हैं वो 20 हैं, तो इनको मिलाकर आप सोचिए 313 हो जाते हैं। लेकिन ये 2/3 से अभी भी 49 सांसद कम हैं, तो इसको समझिए। अब इसके बाद एक और रूपरेखा आपको दिखाती हूँ। एनडीए के पास 293, टीएमसी के बागी 20, और उसमें अगर शिवसेना यूबीटी के 7 सांसद आ जाएं, जो कि इस वक्त अटकलें चल रही हैं, तो संभावित एनडीए सांसद हो जाएंगे 320। ये अभी भी 2/3 से 42 सांसद कम होंगे। और एक और आंकड़ा आपको दिखा देती हूं, क्योंकि जिस तरह से आजकल डीएमके भर भर कर अपना गुस्सा राहुल गांधी पर उतार रहा है, उस तरह से अगर डीएमके समर्थन में आ जाए तो 293 एनडीए, टीएमसी के 20 बागी, शिवसेना यूबीटी के 7 ये संभावित तस्वीर है, और डीएमके के 22 अगर ये समर्थन कर दे तो फिर एनडीए को बिल पास कराने के लिए 342 सांसद मिलते हैं। ये अभी भी 2/3 से 20 कम है, लेकिन ये आंकड़ा कुछ इस तरह से बनता नजर आ रहा है। इसीलिए आपको कह रहे हैं कि क्या एनडीए 2/3 के करीब पहुंच रहा है, क्योंकि जिस तरह से सांसद जुटाए जा रहे हैं उससे सदन के अंदर एनडीए की जो ताकत है वो बढ़ती हुई नजर आती है। और अब बात आज की एक और बड़ी खबर की। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोप लग रहे हैं। इस मामले में सरकार एक्टिव है, एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन इसी के साथ साथ सियासत भी हावी है। यहां आप तस्वीर जो देख रहे हैं, चढ़ावा चोरी की जांच में क्या कुछ मिला है, क्योंकि एसआईटी ने आज दूसरे दिन इस पूरे मामले की छानबीन की है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज एक बार फिर से सरकार पर हमला बोला है, क्योंकि एसआईटी की जांच हो रही है और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आईआईटी बनाने थे, ये तो एसआईटी बना रहे हैं। जरा सुनिए। जिस प्रदेश में नौकरी रोजगार के लिए आईआईटी बनना था, वहाँ एसआईटी बन रही है। और देखिए आप, डबल इंजन की डबल टंकी है, डबल इंजन की डबल टंकी है। कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। ये डबल इंजन की बड़ी डबल टंकियां हैं, और हमारे साधु संतों, पुजारी और मंदिर में जो सेवा करने वाले लोग हैं, उनके लिए जांच के लिए बताओ, अधिकारी जांच करेंगे। इन अधिकारियों की एसआईटी कौन कराएगा? इन अधिकारियों की भी एसआईटी होनी चाहिए। राम भक्ति की बात
वे भी कर रहे हैं जो कल तक राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे। उनको भी एहसास हो गया राम भक्ति की ताकत का। अब उनको भी इस बात का एहसास हो रहा है कि अगर वे इससे भटके तो ऐसा ना हो कि जनता फिर उनको हमेशा के लिए ही भटका दे। अब वह भी उस मुद्दे पर आस्था की बात करने लग गए हैं। अब उनको आस्था याद आ रही है। अब उनको साधु संतों का सम्मान याद आ रहा है। तो अखिलेश कह रहे हैं ये एसआईटी बना रहे हैं, आईआईटी नहीं बना पा रहे हैं। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं जो राम भक्तों पर गोली चलाते थे वो आज राम की बात कर रहे हैं। बड़ा अचंभा होता है। इन सब के बीच चढ़ावा चोरी के आरोपों की जांच कैसे हो रही है, जरा ये समझिए। अयोध्या मंदिर में एसआईटी ने दूसरे दिन छानबीन की। आज दूसरे दिन 3 अफसरों की टीम ने पड़ताल की। बैंक कर्मचारियों को कागजात के साथ उन्होंने तलब किया। नोट का बंडल बनाने वाले बैंक कर्मियों को भी बुलाया गया। चढ़ावा कलेक्शन से जुड़े सेवादारों से पूछताछ की। चढ़ावा कलेक्शन का सिस्टम समझने की कोशिश की। एसआईटी ने पहले दिन 8 घंटे तक जांच पड़ताल की थी। दान पात्रों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की गई कि किस तरह से यह पूरा खेल हुआ। नकदी रखने वाले लॉकर्स की भी छानबीन की गई। चढ़ावा कलेक्शन से जुड़े 42 सेवादारों से पूछताछ हुई और राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों से 2 घंटे तक पूछताछ चली। 2021 से लेकर अब तक के सारे दस्तावेज मंगाए गए हैं, वो खंगाले जा रहे हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य भी पड़ताल के दायरे में हैं। मंदिर के जो पंडे हैं, पुजारी हैं, उनसे भी पूछताछ हो सकती है। प्राइवेट एजेंसी ही बैंक में चढ़ावा जमा कराती थी, तो प्राइवेट एजेंसी के जो अफसर भी वो भी एसआईटी जांच के दायरे में हैं, उनसे भी पूछताछ होगी। अब आपको ये बताऊं कि ये जो पूरा चढ़ावा चोरी है, इसके कितने किरदार सामने आ रहे हैं। गोपाल राय का नाम सबसे पहले, क्योंकि चढ़ावा गिनती टीम के यही प्रमुख थे। तो ये चढ़ावा गिनती टीम के प्रमुख थे, तो जाहिर है सबसे पहले इनसे पूछताछ होगी। राम शंकर उर्फ टिन्नू यादव, अब ये किरदार इसलिए अहम है क्योंकि ये चंपत राय के ड्राइवर थे और पिछले 1 साल में इनकी संपत्ति भी बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो उस पर भी नजर है। उसको लेकर एक रिपोर्ट भी आपको दिखाऊंगी। चढ़ावे का कैश गिनने का काम भी था मनीष यादव का। कैश गिनने वालों में इनका नाम शामिल है। और टिन्नू यादव का भतीजा, 36 लाख कैश उसके घर से मिला है, ये मनीष यादव है। और केडी तिवारी, एक और किरदार, कैश गिनने वालों में ये भी शामिल है। 1.5 करोड़ की जमीन इन्होंने खरीदी है पिछले साल। कैसे आया ये पैसा? इसी के साथ एक और किरदार राजेश पाठक, कैश गिनने वालों में ये भी शामिल है। और 5 से 6 सालों में इनकी संपत्ति भी कई गुना बढ़ गई। तो ये संपत्ति बढ़ कैसे रही है? जो कि कुछ 15,000 कमा रहे हैं, उनकी संपत्ति करोड़ों में कैसे पहुंच रही है? सवाल ये पूछे जा रहे हैं। अब राम मंदिर के चढ़ावे की गिनती और उसे बैंक तक पहुंचाने से जो लोग जुड़े हैं, एसआईटी उनसे पूछताछ कर रही है। राम शंकर उर्फ टिन्नू यादव उसमें शामिल है। आरोप यह है कि टिन्नू यादव ने चंदे की कमाई से अयोध्या के दुर्गापुरी में एक बड़ा घर बनवाया। अब ये टिन्नू यादव वही हैं जो पहले ऑटो रिक्शा चलाया करते थे और उसके बाद वो चंपत राय के ड्राइवर बन गए। और चंपत राय के ड्राइवर बनने के बाद उनकी संपत्ति कैसे बढ़ी, बता रहे हैं हमारे सहयोगी रणवीर सिंह। राम मंदिर के कथित चंदा चोरी मामले में कई दावे हैं और इन दावों के बीच में एक दावा ये है कि जो लोग चंदा गिनते थे उन्होंने अकूत संपत्तियां बनाई हैं और इसी वजह से दुर्गापुरी का एक मकान जो है वो चर्चा में है। मैं इस वक्त अयोध्या में हूँ, दुर्गापुरी कॉलोनी है और ये जो मकान है ये राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव का है। और सामने जो आप नेम प्लेट देखेंगे यहाँ राम शंकर यादव विश्व हिंदू परिषद लिखा हुआ है। और ये जो मकान है इसको लेकर के दावा है कि जो टिन्नू यादव हैं वो चंपत राय के ड्राइवर हुआ करते थे और चंपत राय का ड्राइवर बनने से पहले वो एक आम ड्राइवर की तरह ऑटो और किसी की गाड़ी चलाया करते थे। 8-10 हज़ार रुपये तनख्वाह हुआ करती थी। अब दावा यह है कि चंपत राय के साथ आए तो तनख्वाह बढ़ करके 18-20 हज़ार रुपये हो गई। लेकिन इस 18-20 हज़ार रुपये की तनख्वाह में एक बड़ा मकान, और न सिर्फ ये बड़ा मकान बल्कि दावा यह है कि इसके अलावा भी कुछ मकान हैं जो अयोध्या में और लखनऊ में राम शंकर यादव ने बनवाए हैं। तो फिलहाल ये जो आरोप हैं, इन आरोपों को लेकर जांच चल रही है। अगर इस मकान की बात करें तो इस मकान में 17 से 18 कमरे हैं और लगभग 2,500 से 3,000 रुपये पर कमरे का किराया है। खुद रामशंकर यादव और टिन्नू यादव इस मकान में नहीं रहते हैं क्योंकि उनका मकान अयोध्या में है। यहाँ पर उन्होंने मकान बनवा करके इस पूरे मकान को किराए पे दिया हुआ है और इसी बिल्डिंग को लेकर ये कहा जा रहा है कि जो टिन्नू यादव हैं हाल फिलहाल के सालों में जब से वो राम मंदिर ट्रस्ट के साथ जुड़ करके
चंदा गिनने का काम करने लगे, ड्राइवर का काम करने के साथ साथ, तब से उनकी किस्मत पलट गई और ऐसी पलटी कि उन्होंने एक नहीं बल्कि कई मकान बनाए। फिलहाल ये मकान किस पैसे से बना है ये तो जांच से पता चलेगा, और इसके अलावा भी कोई मकान है या नहीं है ये भी जांच से पता चलेगा। लेकिन इन आरोपों के बीच में फिलहाल अयोध्या के दुर्गापुरी का ये जो मकान है ये काफ़ी चर्चा में है। तो जांच होगी तो पता चल जाएगा कि 20,000 की सैलरी वाले टिन्नू यादव ने इतना आलीशान मकान कहां से बनवा लिया। लेकिन चढ़ावा चोरी कैसे हुई है, इसे लेकर कुछ तथ्य और कुछ बड़े दावे सामने आए, वो आपको बताती हूं। आखिर कैसे हो रही थी ये चढ़ावा चोरी? चढ़ावे को बैंक में प्राइवेट एजेंसी जमा कराती, चढ़ावे में मंदिर ट्रस्ट के लोग भी शामिल रहते हैं। आरोप यह है कि नोटों के बंडल में गड़बड़ी होती थी। बंडल में कायदे से सिर्फ 100 नोट रखे जाते हैं तो उसकी गिनती होती है, पर इन बंडल्स में 100 से ज्यादा नोट रख दिए जाते थे। 500 रुपए के बंडल में 150 नोट तक रखे जा रहे थे। चढ़ावे का ये सारा कैश स्टेट बैंक में भेजा जाता था। रास्ते में कैश के बंडल दोबारा खोल दिए जाते थे और बंडलों से जो एक्स्ट्रा कैश है वो निकाल लिया जाता था। यानी कि अगर एक बंडल में 150 नोट डाले तो रास्ते में वो 50 नोट निकाल लिए, तो बैंक में तो 100 ही नोट पहुंचे, लेकिन बीच में वो 50 नोट अपनी जेब में आ गए। अब तक 7 करोड़ से ज्यादा के घपले का आरोप है। 7 करोड़ से ज्यादा का घपला, ये पैसा किसके पास गया? चढ़ावा चोरी के आरोपों के बीच अयोध्या के संतोष दुबे ने राम जन्मभूमि कोतवाली में एक तहरीर दी। कार सेवक रह चुके संतोष दुबे ने अपनी तहरीर में 4 लोगों के नाम लिए और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर पॉलीग्राफ टेस्ट की मांग की है। जरा सुनिए संतोष दुबे। राम के काम में झूठ बोलूंगा, इसलिए मैं कह रहा हूं ये चोर हैं, नामजद एफआईआर ये दर्ज करें। तो किसको नाम आपने ये देखिए ना, सीधे लिखा हुआ है इसमें, ये महासचिव चंपत राय बंसल, अनिल मिश्रा, गोपाल राव तथा रामशंकर यादव, टिन्नू यादव, ये 4 चोर हैं। इनके पीछे और लोग होंगे, ये तलाशा जाएगा। ये पुलिस का काम, हमारा काम नहीं है। मुख्यमंत्री जी पर विश्वास है, मुख्यमंत्री जी स्वयं जांच करें। एसआईटी कौन है? 3 ठो आईएएस आईपीएस हैं, सब रिटायर हैं, दगे कारतूस हैं। वो कहना है दगे हुए कारतूस हैं, गुस्से में हैं और सीधे सीधे आरोप लगाते हुए नाम भी ले रहे हैं। मुद्दा गर्म है, वो विपक्ष चुनाव से पहले इसे और गर्म करना चाहता है, इसलिए खुलेआम राजनीति भी हो रही है। समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक सरकार पर हमलावर है। उसमें गमन तो हुआ है, भारी गमन हुआ है, तो उसकी निष्पक्ष जांच कराई गई। अब इतनी बड़ी घटना घटी है, पूरे देश और दुनिया में हलचल है कि भगवान राम के नाम पे आने वाले लोग जितने दिन भगवान राम के नाम पर अपनी दुकान चलाएं, आज सारी चीजें सामने आ गई। उसके बाद भी कोई जांच रिपोर्ट कब तक आएगी? 10 दिन में आएगी, 15 दिन में आएगी, कोई पता ही नहीं है। ट्रस्ट का मामला है, सरकार से कोई ताल्लुकात नहीं है। ट्रस्ट के लोगों ने अपील की है कि एसआईटी से जांच करा दिया जाए। मुख्यमंत्री ने एसआईटी गठित कर दी और जांच भी शुरू हो गई है। जो जांच रिपोर्ट आएगी इसको भी भिजवा देंगे अगर कहेंगे। अयोध्या के इशू पे भी एसआईटी का गठन हो गया है। अखिलेश जी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, योगी जी सक्षम है, हर समस्या का हल ढूंढ लेंगे। इस पर राजनीति चाहे जितनी भी हो, लेकिन बात लाखों करोड़ों राम भक्तों की आस्था की है, इसलिए संत भी मुखर होकर अपनी बात रख रहे हैं। सबसे पहले इस आरोप में कितना तथ्य है इसकी जांच होनी चाहिए, और अगर ये आरोप सही है, अगर प्रभु श्री राम जी के मंदिर में इस प्रकार की अगर पैसों की हेराफेरी हो रही है, तो अगर वो सच्ची बात है तो उसके ऊपर जरूर हमारे सरकार या सुप्रीम कोर्ट जो है उसके ऊपर जांच लगाए, और जो भी उसमें अगर गलत पाया जाता है तो उसको दंड देने की कार्रवाई जरूर हो। एक ऐसा यह सनातनियों को धूमिल करने का जो प्रक्रिया राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अपनाए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जिनका इतिहास रहा है राम भक्तों के यह हृदय पे गोली चलाने का, अयोध्या को रक्त रंजित करने का, संयुक्त को जो लाल करने का, वह व्यक्ति जिसका 1 रुपया अभी तक समर्पण नहीं आया, वो कहता है चोरी हो गया, चंदा चोरी हो गया। अरे तुम्हारे आका, क्या तुम्हारे 7 पीढ़ी में यह औकात नहीं कि हमारे भगवान को चंदा दे सकता है? जब सबसे पहले इसमें अखिलेश यादव को पता लग गया, जो राम मंदिर नहीं आए आज तक, उनको सबसे पहले पता लग गया कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हो गया। इसलिए जो है इसमें 100% अखिलेश यादव और राहुल गांधी इसमें संलिप्त हैं।
जो गलत किया है, कोई हेरा फेरी किया है दान बक्स में, दान पात्र के दान पैसा से, तो उसके पर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए, FIR दर्ज होना चाहिए। यानी क्योंकि पूरे देश के लोगों की एक धार्मिक भावना से जुड़ा हुआ है। तो एक तरफ योगी आदित्यनाथ ने SIT का गठन किया है और जांच अयोध्या में चंदा चोरी को लेकर हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने माफिया को लेकर एक संदेश दिया है। उन्होंने अपना मनपसंद सब्जेक्ट बता दिया, यानी योगी को कौन सा विषय सबसे ज्यादा पसंद है? माफिया के खिलाफ ऑपरेशन। हिस्ट्री चीटर बदमाश CM योगी से माफी की गुहार कर रहे हैं। आज की ये तस्वीर आई गाजियाबाद में। योगी जी माफ कर दो, जुर्म नहीं करेंगे। अब मैं आगे आपको बताती हूँ कि योगी आदित्यनाथ ने आज अपने पसंदीदा विषय क्या बताया, लेकिन पहले ये तस्वीर देखिए। माफ कर दो, आगे से कोई योगी जी आगे कोई गलती नहीं होगी, हमें माफ कर दो। योगी जी हमें माफ कर दो, योगी जी गलती हो गई, हमें माफ कर दो, आगे से कोई गलती नहीं होने की है। योगी जी हमें माफ कर दो, हमसे कोई गलती नहीं होगी। एक दिन यूपी के DGP, और देखो DGP भी कब लेके आए, जिस दिन रिटायरमेंट के ठीक समय में वो मेरे पास एक फाइल लेके आए। तो मैंने कहा ये क्या है? मैं सोचा कि हो सकता है कि वो अपना एक्सटेंशन का लेकर के आए होंगे। तो मैंने कहा ये क्या है? उन्होंने कहा साहब जो है आप फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं, यूपी पुलिस की ही लैंड है लेकिन एक माफिया का कब्जा है। तो मैंने कहा ये तो हमारा सबसे प्रिय विषय है। मैंने कहा बस अब मुझे दे दीजिए, मैं इसको ठीक करवा देता हूँ। मैंने कागज निकाले उसके, फिर मैंने कहा रेवेन्यू बोर्ड में किस अधिकारी ने इसके पक्ष में किया था, कब किया था, निकालो उसकी पूरी कुंडली निकाल दो। निकाला, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन को बुलाया, मैंने कहा तत्काल इसको स्टे करो। वो हाई कोर्ट गया, मैंने इधर FIR लॉन्च करवाई और फिर वहां पे अगले दिन हमारा बुलडोजर पहुंच गया। ये बता रहे हैं कि माफिया उनका सबसे प्रिय विषय है। तो कानून व्यवस्था को लेकर आज CM योगी ने सिर्फ बयान नहीं दिया, आज बड़ी बैठक भी करने वाले हैं। बैठक में CM योगी कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। रात 9 बजे ये बैठक होगी उन्हीं के आवास पर। मुहर्रम पर सुरक्षा इंतजाम को लेकर ये बातचीत होगी। योग दिवस, नीट परीक्षा, इन सबकी सुरक्षा पर बातचीत होगी। बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह DGP शामिल होंगे। ADG, IG, DIG और SP वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। तो आपको बता दूं कि ये बड़ी बैठक अब से थोड़ी देर बाद होने वाली है। तो योगी आदित्यनाथ एक तरफ संदेश दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी खबर बिहार से भी जाते जाते आपको बता दूं, रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव का अंतिम संस्कार हो गया। और उस अंतिम संस्कार के दौरान जिस बड़ी संख्या में छात्र उतरे उसकी तस्वीर देखिए। प्रिंस यादव के अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में छात्र पहुंचे थे, बड़ी नारेबाजी हुई। अब ये मामला है एक गैंग वॉर की तरह हो गया है, खान सर वर्सेस रोशन आनंद। सभी आदमी सब चढ़े हुए हैं, महात्मा की मौत हुई या मर्डर, इसको लेकर जांच की मांग उठने लगी है। कोचिंग विवाद में तेजस्वी यादव की भी एंट्री हो गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को उन्होंने चिट्ठी लिखी, CBI से विवाद की जांच कराने की मांग की। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि रोशन आनंद के भाई की एक संदेहास्पद परिस्थिति में मृत्यु हुई। अब यह मामला और गंभीर हो चुका है। पुलिस की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। मामले की निष्पक्ष और प्रभावी जांच होनी चाहिए। इधर दूसरी तरफ खान सर के बॉडीगार्ड्स की रिहाई को लेकर आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोनों को जमानत नहीं दी है। कोर्ट ने केस डायरी मंगवाई और अब अगली सुनवाई 20 जून को होनी है। तो आपको यह भी बताऊं कि इस पूरे मामले में अब रोशन आनंद ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके भाई की संदेहास्पद परिस्थिति में हत्या की गई है। वो पहले ही कह चुके हैं कि खान सर ने मेरे भाई की हत्या कराई और मुझे भी जान से मारने की कोशिश की है। ऐसे में दोनों ही गुरुओं को लेकर एक जंग बिहार में छात्रों के बीच भी नजर आने लगी है। और माइक ऑन है में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल एक बार फिर रात 8।